हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आप एब्सोल्युटली फाइन। सीए में इंटर डायरेक्ट टैक्स के अंदर में दो तीन छोटे छोटे चैप्टर्स है, दोनों तीनों के अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहला रिकॉर्ड कर रहा हूं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके बाद इमीडिएटली अलॉटमेंट ऑफ पैन। ये अक्सर वो टॉपिक्स है जो हम छोड़ के जाते हैं क्योंकि सी कैटेगरी के टॉपिक्स एग्जाम में यूजुअली नहीं आते हैं, बट अगर आ गए तो मैं आपको बता दूं एमसीक्यू में आजकल आ सकते हैं, 2 मार्क एक एमसीक्यू आ सकता है जो वैसे आपको आ जाएगा क्योंकि है बहुत इजी, बट आप पढ़ के ही नहीं गए हो तो आपको नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं खास करके ये तीनों टॉपिक जो सी कैटेगरी के हैं, जो यूजुअली इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आते हैं, इसके ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपके ये मार्क्स न चले जाए। तो पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो नंबर 1, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में इसको कवर किया गया है। वीडियो बहुत छोटा रहना, 10-15 मिनट में सब खत्म हो जाएगा और 2-3 क्वेश्चन भी है जो इंस्टीट्यूट पूछता है, वो भी डाल दूंगा मैं इसमें, बट प्लीज 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 पूरा फोकस करिएगा। आधे घंटे में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले 10-15 मिनट में ये खत्म होगा, 5-10 मिनट में पैन होगा, 10 से 5 मिनट के अंदर में वापस एसए टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। पूरा ध्यान सामने, ठीक है। सेक्शंस देखिएगा, कौन सा सेक्शन बोलता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। 139(1)(a) बोलता है कंपनी फर्म के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द साइज ऑफ इनकम, इवन इफ देयर इज लॉस, कंपनी और फर्म हमेशा रिटर्न फाइल करेंगे। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च बात करेंगे लेटर, क्या है, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, कॉलेज, एनी इंस्टीट्यूट रेफर्ड इन 35 हमेशा फाइल करेगा, बिजनेस ट्रस्ट हमेशा फाइल करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड हमेशा फाइल करेगा। इसके अलावा अगर आपने वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ 54(b) कौन सा है, कैपिटल गेन के एग्जम्पशंस है, अगर इसके पहले ये एक्सीड करता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब 2.5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर लिया आपने, कंपल्सरी लायबल टू टैक्स। मतलब किसके केस में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, ठीक है ना। बाकी केसेस में तो यहां पे लगभग कंपलसरी ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कवर्ड है, ठीक है, shall furnish a return within the due date in respect of income or loss for that particular year that his total income does not exceed basic exemption limit and does not have any taxable income if he is a beneficial owner otherwise of an asset or is a signing authority outside India or is a beneficiary of any asset outside India, राइट। तो अगर 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 मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन इनकम से कम है, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो मैंने आइडियल रिटर्न फाइल नहीं करना है। बट अगर मैं कोई साइनिंग अथॉरिटी हूं या मुझे कोई इंडिया के बाहर जो एसेट है उस एसेट का मैं साइनिंग अथॉरिटी हूं या फिर उस एसेट से मुझे कोई पैसा आता है, मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं या मैं उसका बेनिफिशियरी हूं, उस केस में कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है। हाउएवर क्या बोलते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, एन इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड जो इनकम है ये इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, फिर फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट कंपल्सरी फाइल करने की जरूरत है। अब देखो बात कितनी सी थी कि यार लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर कोई एसेट है और मैं इंडिया में बैठा हूं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, तो आप बोलोगे रिटर्न फाइल नहीं करना है, बट इस केस में रिटर्न फाइल करना है और उसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है इंडिविजुअल के केस में। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ 7th प्रोविजो, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस जिनको हम HVT बोलते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से सर कम है, आपका कोई इंडिया के बाहर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया कोई भी एसेट नहीं है जिसका बेनिफिशियरी ओनर हो, साइनिंग अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है ही नहीं, बट फिर भी 7th प्रोविजो बोल रहा है इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। जब हम प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो लोग शायद ऑफिस में काम कर चुके हो या जो करेंगे आगे जाकर के, आप नोटिस करोगे वहां पे क्लियरली एक ड्रॉप डाउन होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कि क्या आप रिटर्न 7th प्रोविजो के कारण फाइल कर रहे हो, और अगर 7th प्रोविजो नहीं होता तो आप रिटर्न फाइल नहीं करते क्या। तो क्या है, 4 ट्रांजैक्शन से ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रांजैक्शन, पूरे साल भर में डिपॉजिट किया है एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, एक या एक से ज्यादा अकाउंट में पूरे साल भर में कैश डिपॉजिट कर लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद इनकर्ड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट में 2 लाख से ज्यादा इन अ फॉरेन कंट्री ऑन ट्रैवल, इनकर्ड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट में 1 लाख से ज्यादा ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, या और भी कोई कंडीशंस जो दिए हुए हैं। अगर इन चारों में आप आते हो तो आपको क्या करना है, मतलब आइडियली आप यू आर नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न, बट नाउ यू विल बी लायबल टू फाइल द रिटर्न अगर आप इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन में भी आए तो भी। तो अभी तो 3 ही कंडीशन दिए हुए, फर्दर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला कंडीशन क्या है, एग्रीगेट साल भर में कैश डिपॉजिट किया 1 करोड़, जितनी भी अकाउंट है सब मिला करके एग्रीगेट, ठीक है। साल भर में 2 लाख से ऊपर एक्सपेंस खर्चा किया है ट्रैवल में फॉरेन कंट्री में, साल भर में 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया हुआ है, कंजम्पशन किया हुआ है, कंपल्सरी रिटर्न 7th प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 139(1), ठीक है। कंपल्सरी याद रखना है सर, अमेंडमेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब 12AB, ये कौन सा प्रिस्क्राइब, ये वाला प्रिस्क्राइब है, ये प्रिस्क्राइब है, ठीक है। टोटल सेल्स टर्नओवर exceeds 60 lakhs, gross receipts of a profession exceeds 10 lakhs, TDS TCS in any case is 25,000 or more, senior citizen में 50,000 or more, deposit in one or more saving bank account 50 लाख से ज्यादा,
50 लाख से ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया, भरो रिटर्न। उसके बाद टोटल सेल्स बिजनेस के केस में 60 लाख से एक्सीड है, भरो रिटर्न। प्रोफेशन के केस में 10 लाख से एक्सीडिंग है, भरो रिटर्न। टीडीएस टीसीएस 25,000 से 50,000 से ज्यादा है, भरो रिटर्न। सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया 50 लाख से ज्यादा, भरो रिटर्न। ये पॉइंट चेक करिए, मैं एक सेकंड होल्ड करता हूं, यहां पे कोई दिक्कत है बताइएगा, इसको प्रॉपरली चेक करिएगा, एग्जाम में ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कोई डाउट सर यहां तक? पक्का 100%? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी। सर व्हाट इज टीआरपी? वो न्यूज वाला? ना 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 ना, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके कॉन्सेप्ट होता है, यूजुअली नहीं यूज होता है, सीए ये लोग बस फाइल कर लेते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है। मैं आपको अभी तो सिंस हम एग्जाम ओरिएंटेड दिख रहा है तो मैं आपको फॉर्म वगैरह नहीं दिखाऊंगा। इनकम टैक्स फॉर्म अगर आप गूगल पे जाके चेक करते हो कोई भी टाइप का आज के डेट का भी, तो उस पर आपको नीचे टीआरपी के डिटेल्स दिखाई देंगे, खास करके सैलरी फॉर्म वगैरह में, कैपिटल गेन वगैरह में। टीआरपी इज एन इंडिविजुअल हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प पीपल टू फाइल देयर रिटर्न्स। ठीक है ना? ये स्कीम में क्या क्या आता है, किस मैनर में टीआरपी ने फाइल करना चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके ट्रेनिंग क्या होने चाहिए, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी ड्यूटी ऑब्लिगेशन क्या होने चाहिए, उसने ऑथराइजेशन को विड्रॉ कैसे करना चाहिए, और कोई भी मैटर। और इसका सिग्नेचर भी इसने लगाना है जब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। जब इनकम टैक्स रिटर्न मैन्युअली फाइल हुआ करता था ना, उस केस में भी ये हुआ करता था। पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, लीगल प्रैक्टिशनर नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, एन ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी। ठीक है ना सर? अमेंडमेंट है सर, याद करिएगा। ठीक है सर, आइए आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीआरपी के लिए क्या लगता है, क्या बोलता है ये देखिएगा। एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स बैचलर डिग्री फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, हैज पास्ड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सीए एग्जाम्स या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट शैल बी एलिजिबल। मतलब आइडियली आप सीए लेवल वगैरह में नहीं जा रहे हो, बट आप सीए कर रहे थे, सीए में कर रहे थे, सीएस कर रहे थे, फाइनल क्लियर नहीं कर पाए, इंटरमीडिएट तक ही पहुंच गए हो, आप टीआरपी बन सकते हो। ठीक है, आइए रिटर्न फॉर्म्स की बात करते हैं। अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं, जैसे आईटीआर 1 जिसको हम सहज भी कहते हैं, उसके बाद देखिएगा आईटीआर 2 होता है, उसके बाद देखिएगा आईटीआर 3 होता है, आईटीआर 4 सुगम है, उसके बाद सुगम मतलब फास्ट, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, आईटीआर वी या आईटीआर 5 आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है आइए समझते हैं। हर इंसान ने एक ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नहीं भरना है, डिपेंडिंग अपॉन उसका इनकम क्या क्या है, कौन से तरीके का है, उसके हिसाब से उसको इजी वर्जन दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न का। सर जो नाम है एग्जाम फॉर्म बोल रहा हूं सॉरी, जो नाम है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा फॉर्म किसको फाइल करना होगा उसके हिसाब से। तो जो इंडिविजुअल है जिनका सैलरी इनकम है या एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, क्या बोलता है सर, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, राइट, डज नॉट हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, डज नॉट हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, अदर सोर्सेस है, अदर सोर्सेस के अंदर में डज नॉट हैव एनी लॉस अंडर दिस हेड, राइट, एंड एक्सेप्ट विनिंग्स, विनिंग्स नहीं होने चाहिए सर। ठीक है ना, विनिंग्स नहीं होने चाहिए, विनिंग्स है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। और टोटल इनकम जो है अप टू 50 लाख है, उस केस में आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म कौन यूज नहीं कर सकता है, जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है एचपी का, जिसके पास एसेट है आउटसाइड इंडिया, जिसका साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, इनकम आ रहा है आउटसाइड इंडिया से, प्रॉपर्टी अपोर्शन किया गया है 5A के हिसाब से, एक डिडक्शन क्लेम किया 57 के अंदर, फैमिली पेंशन वगैरह, डायरेक्टर है कंपनी का, अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे एसेसेबल फॉर होल और एनी पार्ट, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, राइट, रिलीफ क्लेम किया हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड है, हैज इनकम इन द नेचर 115 बीबीई। इन सभी केसेस में आप फाइल नहीं कर सकते सर। उसके अलावा टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194N, 194N कैश डिपॉजिट, याद है क्या, इफ अ पर्सन हुज पेमेंट हैज बीन डिडक्टेड, टैक्स डिफर किया गया है, हैज फर्निश्ड रिटर्न द 7th प्रोविजो, अभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देखिए अपन ने, कैपिटल गेन के अंदर में आपका इनकम है, या पीजीबीपी के अंदर में आपका इनकम है, या आईएफओएस के अंदर में आपका लॉस है। ये वाला पार्ट सर आईटीआर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आईटीआर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम 2 और 3 देखेंगे पहले। ये चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइएगा, आपने कंपलसरी रीड करना है आगे बढ़ने से पहले। सर कंपलसरी रीड करना है आपने आगे बढ़ने से पहले। गो फॉर इट फर्स्ट। इफ यू आर डन प्लीज लेट मी नो। सर जी डन।
सर कोई डाउट यहां तक? ITR 2 पे चाहिए। आइए सर, ITR 2 पे अंदर चाहिए। ITR 2 किसके लिए है सर, ध्यान दीजिएगा। इंडिविजुअल HUF नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, ठीक है, अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। तो यहां पे क्या था सर, यहां पे ITR 1 के अंदर में, अरे 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 क्या हो गया, एक मिनट ना, फाइल ही बंद हो गई शायद, रुको। हाँ सर, ITR 1 के अंदर में क्या था, ITR 1 के अंदर में सिंपल सादा इंसान सैलरी अर्न कर रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी तक है उसके पास, तो वो यहां आ सकता है 50 लाख तक के इनकम का। अब 50 लाख से इनकम ऊपर जा रही है, या मैं HUF हूं तो मैं यहां आ सकता हूं, बट यहां कुछ भी होने दो, कैपिटल गेन रहा चलेगा, PGBP नहीं होना चाहिए। ITR 3 जो है, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन इनकम है इंडिविजुअल HUF में आ चाहिए यहां पे। PGBP के अलावा कुछ है 50 लाख के ऊपर या कैपिटल गेन एक्सेट्रा, आप 2 में चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म से अलग अलग इजी हो जाता है बच्चों के हिसाब से, मतलब SSC के हिसाब से, ठीक है। आई ITR 4 सुगम, मतलब फास्ट, सहज मतलब इजी, इजी सैलरी वाले के लिए, दिमाग नहीं लगाना चाहता। ITR 4 सुगम, सुगम मतलब क्या, जिसको बिजनेस का कंप्लेंट ज्यादा नहीं है, पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट फर्म, LLP नहीं आएगा, फर्म तक, ड्राइविंग इनकम अंडर PGBP, अंडर 44AD, 44ADA, 44AE, उस केस में आप यहां ऑप्ट कर सकते हो, मतलब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो तो आप यहां पे ऑप्ट कर सकते हो। कौन से केस में आप यहां पे ऑप्ट नहीं कर सकते हो वो देखिएगा, राइट। एसेट आउटसाइड इंडिया है, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है सर, इनकम आउटसाइड इंडिया है सर, अपोर्शन 5A के हिसाब से, डायरेक्टर है कंपनी में, अनलिस्टेड शेयर है, इनकम एक्सीड 50 लाख, मतलब ITR 1 का जो भी कंडीशन था, देखिए 2 स्कीम रखे हुए हैं, सहज सुगम, दोनों के केस में ये चीजें कॉमन है, ध्यान देना। ओन्स मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी नहीं आ सकते, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है नहीं आ सकते, पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड है, 1991 का ये है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, 115 BBE है, या फिर कोई भी आपका टैक्स डिडक्ट किया गया 191, 192। ITR 4 सुगम, चेक करिए, गो फॉर इट, क्विक, कम ऑन, जल्दी से, ऑनलाइन लाइव होने बाद डन बताइए। सर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट जल्दी बताइए, लेट्स गो आगे। यस सर, लेट्स गो टू आइडिया 5। यस सर, ITR 5 कोई भी इंसान जो इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं, कंपनी नहीं है, या पर्सन फाइलिंग ITR नंबर 7 नहीं है। 7 में क्या है सर, 7 के अंदर में अगर आप कोई अलग अलग टाइप के ट्रस्ट वगैरह के अंदर में हो तो यहां पे आपको फाइल करना है। अगर आप कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर 11, सर ITR V क्या है, वेरिफिकेशन फॉर्म है, जहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर के बिना ITR V मिलता है, आपको डिजिटली साइन करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड ITR 7। ITR 6 जो है कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जाम्पशन। 7 जो है ये ट्रस्ट वगैरह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उनके लिए है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मोड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, पेपर पेन पे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक करिए, फिर साइन करिए ITR V पे, ITR V जनरेट होता है, उस पर साइन करिए और बैंगलोर भेजिए इनकम टैक्स के मेन ऑफिस पे जहां पे प्रोसेसिंग होता है। डेटा ट्रांसमिट करिए ऑनलाइन EVC के साथ, इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे SMS आता है, OTP आता है, उसके साथ वेरीफाई करिए, ठीक है। कंपलसरी ई रिटर्न किसको फाइल करना है, वो जमाना गया जहां पे पेपर रिटर्न चलता था, आज कंपलसरी ई रिटर्न है। अगर आप कंपनी हो कंपलसरी ई रिटर्न, कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर, मैनुअल सिग्नेचर नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर। फर्म LLP इंडिविजुअल HUF जहां ऑडिट रिक्वायर्ड है अंडर 44AB, PGBP याद करो, कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर। इंडिविजुअल के केस में जहां आपका टोटल इनकम एसेसिबल है, बीइंग एन इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 80 और मोर एंड फर्निशेस द फॉर्म
सहज और सुगम, उस केस में कोई भी मोड में करिए, कोई भी अदर पर्सन कोई भी अदर मोड में करिए अदर देन पेपर, मतलब पेपर अलाउड नहीं है सर, पेपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अगर एसेट आउटसाइड इंडिया है या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है। फर्दर इस केस में भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है जब ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर प्राइसिंग के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जब एसएससी ने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना है और इन सेक्शंस का बेनिफिट लेना है। क्या करना है सर? कंपल्सरी ऑडिट रिपोर्ट प्लस आपका रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना है। सर टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न, ड्यू डेट्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइडियली ड्यू डेट क्या है आपका वो भी बताता हूं। जब आपके पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तब क्या होगा, जब आप पार्टनर हो किसी फर्म के और वो फर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में है तब क्या होगा, जब आप एसएससी हो और आपको फर्निश करना है रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में तब क्या होगा। ध्यान दीजिए, सी इफ यू आर हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इफ यू आर हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, आपको जो रिटर्न सबमिट करना है सर वो रिटर्न सबमिट करना है 31 ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है राइट, 31 ऑफ अक्टूबर तक। जहां पे एक सेकंड रुकिए मैं आपको समझाता हूं, इसको ऐसा भी मत लिखिएगा, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। ड्यू डेट है 31 ऑफ जुलाई, ड्यू डेट है सर 30th ऑफ सितंबर, ड्यू डेट है सर 31 ऑफ अक्टूबर, ड्यू डेट है सर 30th ऑफ नवंबर, ठीक है। यहां पे अगर आप नॉर्मल एसएससी हो जिसका सैलरी इनकम वगैरह है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। क्या एप्लीकेबल नहीं है सर? ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। 31 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ द असेसमेंट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। पढ़ा है आपने इसके बारे में। यहां पे क्या है, अगर आप ऑडिट के अंदर में आते हो तो 44 एबी के हिसाब से आपने यहां पे क्या सबमिट करना है सर? आपका ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। और अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में आते हो तो यहां पे आपने क्या करना है, आपको ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट यहां सबमिट करिए और यहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। इस केस में अगर ट्रांसफर प्राइसिंग आपको एप्लीकेबल है यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, तो उसका रिपोर्ट जो है ये आप 31 अक्टूबर तक सबमिट करिए और इसके केस में आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करिए 30 नवंबर तक। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना, सुनना, ठीक है। 31 जुलाई अगर आप सैलरी बेस हो, आपका ऑडिट नहीं है, आप यहां फाइल करिए। आपको ऑडिट लगता है तो ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक करिए और उसका केस में आपका रिटर्न फाइल करिए 31 ऑफ अक्टूबर तक। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको लगता है तो ऑडिट रिपोर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का जो होता है वो 31 अक्टूबर तक फाइल करिए और 30 नवंबर तक क्या करिए, आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करिए इस केस के अंदर में, ठीक है। ऐसे चारों पांचों केसेस दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। गो फॉर इट, फास्ट, क्विक, कम ऑन। होने बाद डन बताओ। लेट्स गो। आइए आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो स्पाउस ऑफ सच पार्टनर, जहां 5 एप्लीकेबल है तो अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 31 ऑफ अक्टूबर। अगर ऑडिटेड नहीं करना है या ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ 31 ऑफ अक्टूबर, ऑडिट नहीं करना है 31 ऑफ जुलाई। फी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, उस केस में अगर आपका इनकम जो है डज नॉट एक्सीड 5 लाख तो 1000 रुपीज का पेनल्टी है। 5 लाख एक्सीड करता है तो 5000 रुपीज का पेनल्टी है। ये पेनल्टी कब लगेगा? जब आप जो ड्यू डेट्स अपन ने देखे वो आपने फॉलो नहीं किए तो। सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। When a return of loss should be filed, हमने ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कुछ केसेस में आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। कौन से केस में? बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेटिव अदरवाइज कंपलसरी फाइल करना है, कैपिटल लॉस कंपलसरी फाइल करना है, ओनिंग मेंटेनिंग हाउस रिसोर्स कंपलसरी फाइल करना है, 35 एडी बिजनेस कंपलसरी फाइल करना है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपने फाइल नहीं भी किया तो भी चलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। उसके अलावा क्या था, इस पर्टिकुलर केस में देखिएगा, करंट ईयर का लॉस अगर नहीं फाइल करते बाद में करते तो भी मिलेगा, बट आपको करना पड़ेगा, लॉस डिक्लेयर करना पड़ेगा। लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, आपको कंपलसरी आपका रिटर्न विद इन ड्यू डेट ही फाइल करना है। इसके अलावा जैसे एचपी हो गया, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो गया, इनके केस में आप कभी भी फाइल करिए, अब बाद में फाइल करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पहले इन केसेस के अंदर में आपको कंपलसरी टाइम पर रिटर्न आपका फाइल करना ही चाहिए। बिलेटेड रिटर्न मतलब क्या होता है? सेक्शन 139(4), राइट, जब लेट हो जाता है तो 4 कंधों पे लेके जाते हैं, ये वो 4 कंधे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ चलिए, ट्रांसलेट नहीं करूंगा इसको, जिनको पता है पता है। सो बी लेटेड, लेट हो गया आप, राइट, 4 लोग आए उठाने के लिए आपको। सो 139(4) क्या बोलता है? अगर टाइम लिमिट पे आप नहीं कर पाए तो आप लेट भी कर सकते हो, लेट फी के साथ। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हो ना लेट फी के साथ, वैसा ही लेट फी के साथ है। तो आइडियली कितना है? 31 जुलाई। आइडियली कितना है? 31 ऑफ अक्टूबर। आइडियली कितना है? 30 ऑफ नवंबर। नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, 31 दिसंबर से पहले करो। या असेसमेंट खोला है ऑफिसर ने, उसके पहले करो। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, सेक्शन 144, या इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर पे करना है। अगर आप नहीं करते हो तो दिक्कत है,
मतलब इसके बाद रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, वो साल चला गया, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप इसमें करते हो तो भी आपको पक्का का पक्का लेट फीस लगेगा 234F जो हम देख के है 1000 5000 और 234A का इंटरेस्ट लगेगा। सर 234B और C भी पढ़ा है हमने, हाँ पढ़ा है एडवांस टैक्स में, वहां एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगता है, ये नॉर्मल टैक्स का इंटरेस्ट लगता है रेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे। रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, हमने ऊपर कुछ देखा था ना 4A 4B एक्सेट्रा, वो बोलते थे ITR 7 के अंदर में कि ये हम बाद में देखेंगे, ये है वो बाद में। चैरिटेबल ट्रस्ट 139(4)A, पॉलिटिकल पार्टी 139(4)B, उसके अलावा देखिएगा साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 139(4)C, फिर क्या है यूनिवर्सिटी कॉलेज 139(4)D, बिजनेस ट्रस्ट 139(4)E, इन्वेस्टमेंट फंड 139(4)F। आइए लेट्स गो वन बाय वन। पहला सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज इन रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, तो उस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। अगर नहीं करते हो तो 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ होता है जो पार्टी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सेक्रेटरी भी बुलाते हैं, इन्होंने कंपलसरी फाइल करना है, अगर फाइल नहीं करते तो दिक्कत हो जाएगी। साइंटिफिक एसोसिएशन के केस में एवरी सच एसोसिएशंस, नाम यहां दिए हुए आप रीड कर सकते हो, रिसर्च न्यूज एजेंसी, एसोसिएशन स्पेसिफाइड इन 1023A, स्पेसिफाइड वेलफेयर एम्प्लॉय फंड, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, फंड रिफर्ड टू 1023C, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हॉस्पिटल म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, कोर सेटलमेंट फंड स्कीम, वेंचर कैपिटलिस्ट, ट्रेड यूनियन, बॉडी अथॉरिटी ऑफ कमीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इन सभी को क्या करना है, टाइम पे फाइल करना, नहीं किया तो 100 रुपए प्रतिदिन आपको चार्ज लगेगा। आपको एक बार लिस्ट देखना है तो लिस्ट देख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। Yes, any doubts? यूनिवर्सिटी कॉलेज के केस में आपको लॉस हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट के केस में लॉस है नहीं है, आपको कंपलसरी फाइल करना है। इन्वेस्टमेंट फंड के केस में आपके केस में वहां पे भी देखा जाए, अगर यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि आपको फाइल करना है। अच्छा आइए रिवाइज रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपको लगा रिटर्न गलत है, रिवाइज कर सकते हैं, हाँ। जीएसटी में कर सकते हैं, नहीं, यहाँ कर सकते हैं, हाँ। कब तक कर सकते हैं, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ जजमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब जब तक मैं लेट रिटर्न फाइल कर सकता हूं तब तक ही मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं, उसके बाद मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूं। क्या इसको रिप्लेसमेंट माना जाएगा ओरिजिनल रिटर्न का? आंसर इज यस, ठीक है ना। रिवीजन ऑफ रिवाइज रिटर्न क्या कर सकता हूं मैं? सेकंड रिवीजन कर सकता हूं, हाँ सेकंड रिवीजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो उसी टाइम के अंदर कर सकते हो, यानी कि 31 दिसंबर के अंदर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, हाँ, बट ड्यू डेट क्या है? सेम एप्लीकेबल होगा। लॉस रिटर्न है उसको भी रिवाइज कर सकते हो, अगर रिटर्न इज फाइल्ड परसेंट टू नोटिस 142(1) इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ऑफिसर ने नोटिस भेजा, ऑफिसर ने बोला रिटर्न फाइल नहीं किया तो रिटर्न फाइल कर, और मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लॉस है रिटर्न में, मैंने खुद ने फाइल किया, ऑफिसर ने नहीं बोला, कर सकते, रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड फाइल किया था, फिर उसको रिवाइज करना है, कर सकते, बट ऑफिसर ने अगर नोटिस भेजा, उसके नोटिस में मैंने रिवाइज किया, मतलब उसके नोटिस में मैंने फाइल किया, उसको रिवाइज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। 142(1) इज द नोटिस सेंड बाय द ऑफिसर, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर व्हेन whether original return of income is filed or not, but ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर आपने रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं किया, आपका रिटर्न बन जाता है डिफेक्टिव रिटर्न, ये माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। कब डिफेक्टिव हो सकता है? आपने बिना टैक्स पे रिटर्न फाइल कर दिया, बिना इंटरेस्ट पे रिटर्न फाइल कर दिया, कुछ एनेक्सेस वगैरह आपने सबमिट नहीं किया, हालांकि आज के डेट पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिना टैक्स
भरे या बिना पूरा फॉर्म फिलअप किए आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बट अगर फिर भी कर दिया, कोई जुगाड़ कर लिया आपने, तो भी ये नहीं चलेगा, आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, रिटर्न जो होता है, इस रिटर्न के अंदर में स्टेटमेंट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, कंप्यूटेशन की लायबिलिटी का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, टीडीएस टीसीएस का प्रूफ होना चाहिए। जहां आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं वहां इनके कॉपीज या इनके अमाउंट्स आपने आने चाहिए। जहां अकाउंट्स नहीं रखे हुए हैं वहां स्टेटमेंट्स आने चाहिए कि आपका टर्नओवर वगैरह क्या है, ग्रॉस रिसीट्स क्या है, ये सब फाइनल में आप डिटेल में पढ़ोगे। जहां ऑडिट रिपोर्ट आती है, कॉस्ट ऑडिट के केस में एक्सेट्रा, अपडेटेड रिटर्न है, वो सब आना चाहिए। ठीक है, वो एक बार आप रीड कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर जो है, अगर कंसीडर करता है कि जो रिटर्न ऑफ इनकम आपने फर्निश किया है ये डिफेक्टिव है, तो आपको इंटीमेट करेगा, आपका काम उसको रेक्टिफाई करना। आप रेक्टिफाई नहीं करते 15 दिन के अंदर में, जब से नोटिस आती है, इंटीमेशन आता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाउएवर ऑफिसर्स को कंडोन कर सकता है कि आप जाके बोल सकते हैं यार 15 दिन में नहीं हो पाया, ये है वो है, जो भी जेन्युइन रीजन है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपको अलाउ कर सकता है। अगर नहीं तो आपका रिटर्न फर्निश नहीं हुआ है, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक ध्यान दीजिए यहाँ पे, करंटली एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश पेपरलेस रिटर्न, दैट इज नो डॉक्यूमेंट्स, नो प्रूफ एक्सेट्रा। हाउएवर इफ इट इज कॉल्ड बाय द ऑफिसर, यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द सेम। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, सेक्शन 140 बोलता है आपको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? इंडिविजुअल के केस में आइडियली इंडिविजुअल खुद वेरीफाई करेगा। अगर इंडिविजुअल इंडिया से बाहर है तो उसके जगह पे किसी को ऑथराइज कर सकता है। अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटी में है तो किसी गार्डियन को बोल सकता है। अगर इसके लिए पॉसिबल नहीं वेरीफाई करना तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है। नोट, व्हेन रिटर्न इज वेरीफाइड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, इन दैट केस दैट पर्सन शुड बी अकंपनीड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। एचईएफ के अंदर में किसने फाइल करना है? कर्ता ने फाइल करना है। कर्ता नहीं है तो कोई भी अडल्ट मेंबर फाइल कर सकता है। जनरली फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी अडल्ट पार्टनर कर सकता है। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब मैनेजिंग पार्टनर ही होता है, नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर सकता है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी के केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, वो फाइल करेगा। पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी में आइडियली मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो और कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। जहां इंसॉल्वेंसी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फाइल कर सकता है। नॉन रेसिडेंट के केस में आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देके अपॉइंट करिए। वाइंडिंग अप चल रहा है, लिक्विडेटर होता है, जैसे वह इंसॉल्वेंट है, यहाँ पे लिक्विडेटर है। प्रिंसिपल ऑफिसर, अगर आपका यू कैन से कंपनी का मैनेजमेंट किसने ले लिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिए, सीए वालों आपके लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देख लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, कोई डाउट यहां तक? सर एनी डाउट्स? Yes, yes people, let's go ahead. एनी अदर एसोसिएशन अगर होता है उसके केस में प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, वो करेगा या कोई भी मेंबर करेगा। उसके अलावा जो भी कंपिटेंट है किसी के बिहाफ पे फाइल करने के लिए वो कर सकता है फाइल। ठीक है, आगे देखिए, अपडेटेड रिटर्न 139A8A सीए वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीए और सीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न? एनी पर्सन वेदर और नॉट हैज फर्निश्ड ओरिजिनल रिटर्न फॉर एन असेसमेंट ईयर मे फर्निश दिस रिटर्न ऑफ इनकम for this particular year in prescribed form verified in such manner as far as possible. Updated return cannot be filed if the updated return is a return of loss or has the effect of decreasing total liability। जो पहले था, तो पहले रिटर्न फाइल किया है उसको ही अपडेट करना है। पहले रिटर्न में प्रॉफिट था, अभी लॉस है, नहीं चलेगा। अच्छा, पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया, अभी लॉस फाइल करना है, नहीं कर सकते सिर्फ। ठीक है, आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना है, इसके लिए फाइल कर रहे हो, नहीं कर सकते। आपका रिफंड जो है ये इंक्रीज करना है, इसके लिए फाइल कर रहे हो, नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ टैक्स पेबल या टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो ही कर सकते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, अगर आपका सर्च चालू है, आपका सर्वे चालू है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको नोटिस भेजा गया है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। राइट, आप फर्निश नहीं कर सकते अगर आपने ऑलरेडी फर्निश कर लिया, मतलब दोबारा से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी असेसमेंट चल रही है तो भी आप ये नहीं कर सकते। आपके अगेंस्ट अगर कोई स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ यू कैन से प्रोसीडिंग चल रहा है, नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट चल रहा है, नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन हो चुका है, आप जेल वगैरह में हो, नहीं कर सकते। आप और पर्टिकुलर क्लास जो नोटिफाई किया गया है नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे, इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड लॉस इन द प्रीवियस ईयर इन दैट केस आल्सो ही इज नॉट
ही शैल बी अलाउड टू फाइल द रिटर्न, बट अपडेटेड रिटर्न के साथ प्रॉपर्ली करना है। इफ द लॉस जो है ये इस तरीके का लॉस है कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस का, तो आपको फाइल करने दिया जा सकता है। इसको आप फिलहाल इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। टाइम लिमिट कब तक है? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, राइट। टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न तो बना दिया, उसके ऊपर का टैक्स क्या करेंगे? अमेंडमेंट है, सीएमए वालों के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। मेरा होने के बाद, मैं पढ़ाने बाद अपडेटेड रिटर्न ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सर। वेयर एसएससी has not furnished the return earlier, in that case after taking into account the return, amount of tax paid, advance tax paid, TDS TCS कोई रिलीफ दिया गया है, TDS दिया हुआ है, ये सब कंसिडर करना है और फिर आपने क्या करना है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप टैक्स पे कर सकते हो, एडिशनल टैक्स आप पे कर सकते हो। वेयर एसएससी हैज ऑलरेडी फर्निश्ड एन अर्लियर रिटर्न, तो पहले के टैक्सेस सब चेक करिएगा, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो पे करिएगा और फॉरवर्ड करिएगा। हाउएवर डिक्रीज हो रही है आपकी टैक्स, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स, इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल and before the completion of 12 months, in that case 25% of aggregate of tax and interest to be paid. If such return is filed after expiry of 12 months, 50% of aggregate of tax. सर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न के लिए, अपडेटेड रिटर्न के लिए, नॉर्मल नहीं, अपडेटेड के लिए। अगर एक्सपायरी के बाद किया है तो, या एक्सपायरी के पहले किया है तो, एक्सपायरी के पहले अगर करते हो, आफ्टर द एक्सपायरी करते हो, एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 25%, अदरवाइज 50%। ये वाला पार्ट एक बार चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कोई दिक्कत है बताओ? सर यहां तक कोई दिक्कत है बताइए। People done? In which of the following cases SSC is required to file return of income? फाइल एक्स का इनकम है, फाइल करेंगे, हाँ। कौन है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, 30,000 है, फाइल करेंगे, नो। क्यों? क्योंकि हम वॉलंटरी फाइल कर सकते हैं, बट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है। ए लिमिटेड, लिमिटेड है, कंपनी है, कितना भी इनकम हो फाइल करना है। बी लिमिटेड लॉस है, कंपलसरी फाइल करना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चल जाएगा। स्टेट द टाइम अलाउड अंडर 139(4) यानी कि बी रिलेटेड टू सबमिट बी रिलेटेड रिटर्न, नो असेसमेंट इज मेड, तो क्या करेंगे? असेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो आपके असेसमेंट ईयर का 31 ऑफ दिसंबर, असेसमेंट ईयर का 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है ना। एसएससी फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस सर्व्ड ऑन 5/11, टाइम अलॉटेड इज 5/12, बट असेसमेंट इज नॉट मेड, फिर भी सेम होगा। हमने क्या चेक करना है बी रिलेटेड में? असेसमेंट का कंप्लीशन या फिर 31 ऑफ दिसंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, फर्क नहीं पड़ता नोटिस भेजा है नहीं भेजा है, ठीक है। असेसमेंट हुआ है और असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो असेसमेंट कंप्लीट पहले हो गया तो पहले, नहीं हुआ तो 31। असेसमेंट कंप्लीट 5/1 के मतलब बाद हुआ है, और आपका असेसमेंट यहां देखो, एसएससी हैज रिसीव्ड असेसमेंट ऑर्डर बाद में, बट असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ वो डेट। आई होप आपको एडवांस टैक्स समझने आया होगा। इमीडिएटली दूसरा वीडियो आ रहा है जिसके ऊपर पैन कवर किया गया है और एसे टैक्स कवर किया गया है, ध्यान से आपने चेक करना है। क्या करना है सर? आपने ध्यान से चेक करना है, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।